सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलने पर देरी पर चिंता जताई है और गाइडलाइन बनाने की तैयारी किया है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि आप इस मामले में रहिए। 2 एमेकस यानी न्याय मित्री भी अपॉइंट कर दिया है सिद्धार्थ लूथरा जी को और नागमुत्तु जी को। और अब इस बात पे विचार करेंगे कि ये जो चार्जेस फ्रेम होते हैं, इतना डिले उसमें क्यों हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता है, पहले आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद उसको थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें फिर जांच की जाती है, जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, फिर चार्जेस फ्रेम होता है। तो ये मानिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो जो चार्जेस फ्रेम किया जा रहा है उसमें कई साल लग रहे हैं, उसके ऊपर चिंता जताई है। कायदे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, बीएनएसएस के अनुसार 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 6 महीने, 8 महीने, साल भर उसमें लग जा रहा है और फिर उसके बाद गवाहों के बयान वगैरह चलता रहता है। मैं आज फिर से बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा, आप एक सुओ मोटो PIL रजिस्टर करिए जस्टिस विद इन ईयर। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सिविल मामलों का भी फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है, क्रिमिनल मामलों का भी फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कारपोरेट केसेस हो, चाहे वो इनकम टैक्स के केस हैं, चाहे वो सर्विस मैटर के केस हैं। कोई भी मुकदमा 1 साल के अंदर तय हो सकता है, 1 साल के अंदर उसका फैसला आ सकता है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। और जिस दिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, उस दिन भारत सुरक्षित हो जाएगा। कोई विदेश सुरक्षित तभी होता है जब कानून का खौफ पैदा हो। कानून का खौफ तब पैदा होता है जब कानून कठोर हो और सज़ा जल्दी जल्दी मिले। 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में सज़ा मिल जाए, फिर कानून का खौफ पैदा होता है। एक व्यक्ति को आपने कठोर दंड दे दिया, 6 महीने के अंदर दे दिया, तो उसकी गूंज जहाँ तक जाएगी वहाँ दूसरा व्यक्ति अपराध करने से 100 बार डरेगा। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि क्राइम को 2 कैटेगरी बना दें, प्लान्ड क्राइम, अनप्लान्ड क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम और नॉन फाइनेंशियल क्राइम। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है वो उसको जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे फोर्जरी हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे जो भी अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसको प्लान्ड फाइनेंशियल क्राइम की कैटेगरी में डाला जाए। और उसमें किसी भी तरीके का कोई रियायत नहीं, किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं, वो उसको जघन्य अपराध घोषित किया जाए। और जो भी प्लान्ड फाइनेंशियल क्राइम है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए, सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए और साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। इतना कर दें, कानून का खौफ पैदा हो जाएगा, साइबर फ्रॉड भी बंद हो जाएंगे, चीटिंग भी बंद हो जाएगी, किडनैपिंग भी बंद हो जाएगी, अवैध हथियारों का, क्योंकि 90% जो अपराध होते हैं वो पैसे के लिए ही किए जाते हैं। चाहे वो झपटमारी हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, अल्टीमेटली जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है। जो क्राइम होता है वो 90% पैसे के लिए किया जाता है। तो अगर हमने जो अपराध पैसे के लिए किया जा रहा है उसको अगर हमने प्लान्ड फाइनेंशियल क्राइम डिक्लेयर कर दिया तो ऐसी सज़ा की अवधि बढ़ जाएगी। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी आग्रह है कि जैसे अमेरिका में कंसेक्टिव सेंटेंस होता है वैसे भारत में भी कंसेक्टिव सेंटेंस देने की व्यवस्था करें। हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मामला अभी पेंडिंग है। हमने उसमें यही मांग किया है कि जो अपराध पैसे के लिए किए जाते हैं उसमें कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। कंसेक्टिव कॉन्करेंट का मतलब ये हुआ, कंसेक्टिव सजा का मतलब होता है कि अगर 5 आपने धारा, आपके ऊपर 5 धारा लगी है, एक धारा में 5 साल सजा है तो टोटल 25 साल सजा होगी। कॉन्करेंट का मतलब 5 की 5 धाराओं की सजा एक साथ चलेगी तो टोटल 5 साल सजा होगी। अमेरिका में कंसेक्टिव होती है इसलिए 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल सजा होती है। भारत में कॉन्करेंट होता है इसलिए 5 साल की सजा, 8 साल सजा, 10 साल सजा होती है। मतलब 2G घोटाला हो जाए, कोयला घोटाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर यही अमेरिका में हुआ होता तो हज़ारों साल सजा होती। भारत में 2-2, 3-3 साल सजा हुई है। तीसरी जो ज़रूरत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा, जो फैसला दिया गया नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के ऊपर, वो फैसला ठीक नहीं है। उस फैसले को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जब तक झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं होगा, झूठी जांच गंभीर अपराध नहीं होगी, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं होगी, झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं होगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, तब तक मुकदमों के फैसले जल्दी नहीं आ सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल इतना कह दे कि जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला फैसला है वो ठीक नहीं है। सरकार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना सकती है और सरकार तत्काल इसको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे और उसके बाद हर जगह अंडरटेकिंग लेना शुरू किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कानून बन जाए कि झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध है और जब भी व्यक्ति थाने जाए शिकायत करने, वो पूरी शिकायत करने के बाद नीचे उससे अंडरटेकिंग लिया जाए कि जो बातें मैं शिकायत कर रहा हूँ ये सब सही है और मुझे पता है कि झूठ
झूठी शिकायत गंभीर अपराध है और झूठ पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सज़ा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो इवन कंप्लेन लिखने के बाद ही लेके वापस आ जाएगा अगर वो कंप्लेन झूठ होगी तो जिस दिन झूठी शिकायत बंद हो गई तो झूठा एफआईआर बंद हो जाएगा। झूठा एफआईआर बंद हो जाएगा, आधे से ज़्यादा मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। आधे दहेज के मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे, आधे छेड़छाड़ के मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे, आधे SC/ST एक्ट के मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे, आधे और भी जो दुनिया भर के फर्जी केस चलते रहते हैं ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जैसे गवाही देने के लिए बारी आई, उसमें अगर हमने गवाह से अंडरटेकिंग ले लिया कि मुझे पता है कि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है और पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी और ये झूठ, मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, ये अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दें, लोग झूठी गवाही नहीं देंगे। भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, पति अपनी पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, बाप अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देगा। और जिस दिन जब झूठी गवाही बंद हो जाएगी तो जो तारीख पे तारीख गवाहों के बयान के चक्कर में 20-20 डेट पड़ती है, 50-50 डेट, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की। अल्टीमेटली जो लंबा मुकदमा चल रहा है ये भ्रष्टाचार के कारण चल रहा है। थानेदार पैसा ले लिया, झूठी चार्जशीट फाइल कर दिया, अब झूठी चार्जशीट फाइल होगी, उस पर आरोप तय करने में फिर टाइम चलता जा रहा है। अगर झूठी जांच बंद हो जाए वो तभी होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। झूठी गवाही बंद हो जाए वो तभी कम होगा जब झूठी गवाही गंभीर अपराध होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर झूठा फैसला इस पे बंद हो जाए तो आधे मुकदमे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे तो आराम से भारत में 6 महीने में 8 महीने में सज़ा शुरू हो जाए, मुकदमों का फैसला हो सकता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने एफर्ट किया है कि आरोप तय होने में देरी की चिंता, लेकिन आरोप तय होने में नहीं, चिंता इस बात की करनी पड़ेगी कि झूठी एफआईआर क्यों हो रही है, झूठी जांच क्यों हो रही है, झूठी गवाही क्यों हो रही है, झूठा एफिडेविट क्यों फाइल हो रहा है, इतनी चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी क्यों हो रही है, झूठी वसीयत क्यों बन रही है, झूठी विरासत क्यों बन रही है, झूठा डेट ऑफ बर्थ क्यों बन रहा है, झूठा आधार क्यों बन रहा है, झूठा राशन कार्ड क्यों बन रहा है। मुकदमों में देरी का मेन कारण होता है फर्जी डॉक्यूमेंटेशन। लोग फर्जी कॉन्टैक्ट बना लेते हैं और करते रहते हैं। उसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जौनपुर जिले में एक वसीयत असली, एक वसीयत नकली, 40 साल हो गया। 40 साल में अभी तक ये नहीं तय हो पाया जौनपुर में कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। अगर हमारे देश में झूठी वसीयत बनाना जघन्य अपराध होता तो झूठी वसीयत कोई बनवाता ही नहीं डर के मारे, लेकिन चूंकि झूठी वसीयत बनवाना जघन्य अपराध है नहीं, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी और परजरी जघन्य अपराध है नहीं, झूठा हलफनामा दाखिल करना भी कोई जघन्य अपराध नहीं, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ, मुकदमा 40 साल से चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है जौनपुर में। एक रघुवीर मिश्रा थे, उनके 10 बीघे ज़मीन का मुकदमा है और वो आज भी सबसे निचले लेवल पे है, चकबंदी अधिकारी के यहाँ है। आज डिसाइड हो जाए तो फिर अपील होगी एसओसी के यहाँ, फिर एसओसी के यहाँ डिसाइड हो जाएगा तो अपील होगी डीडीसी के यहाँ, फिर डीडीसी के यहाँ डिसाइड हो जाएगा तो अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, फिर चकबंदी कमिश्नर के यहाँ डिसाइड हो जाएगा तो अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा तो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। एक और जो सबसे आवश्यकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, क्यों ना हम हर जिले में डिवीजन बेंच बना दें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो डिवीजन बेंच में बैठे। अभी हो क्या रहा है, मजिस्ट्रेट अकेले बैठता है, उसके फैसले कौन रिव्यू किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज भी अकेले बैठते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को हाई कोर्ट में रिव्यू किया जाता है, वहाँ 2-2 जज बैठते हैं, और फिर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जाता है, जहाँ 3-3 जज बैठते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि डिवीजन बेंच डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होना चाहिए। अगर हम हर जिले में क्रिमिनल मामलों में भी डिवीजन बेंच बना दें, 2-2 जजों की बेंच बना दें, सिविल मामलों के लिए भी 2-2 जजों की बेंच बना दें, और वहीं पे फिल्टरिंग हो जाए तो मामले हाई कोर्ट कमाएंगे, और हाई कोर्ट में भी फिर डिवीजन बेंच उसको बना दे, और बाकी सुप्रीम कोर्ट में इन मुकदमों को आने से रोका जाए। अगर सबसे नीचे मजिस्ट्रेट के लेवल पे हो गया, फिर वहीं जिले में ही डिवीजन बेंच ने कर लिया, फिर हाई कोर्ट में भी डिवीजन बेंच ने कर लिया, तो मुझे लगता है लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, हर चीज़ में आ रहे हैं। रेंट का केस सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, चोरी लूट झपटमारी का केस सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, ठीक है, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी के केस सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, एक बिस्वे जमीन का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, 2-2 बिस्वे जमीन का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, 10-20 हज़ार रुपए की चीटिंग फ्रॉड का मुकदमा, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट आ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करना था। सुप्रीम कोर्ट को अपना अलग काम दिया हुआ था हमारे संविधान निर्माताओं ने। सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं कर पा रहा है, वो केवल और केवल छोटे छोटे अपराधों में फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ आई हुई है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है, जस्टिस विद इन ईयर के नाम से सुओ मोटो PIL रजिस्टर करिए, सारे राज्य सरकारों को नोटिस जारी करिए, सभी हाई कोर्ट को नोटिस जारी करिए, देश के सभी बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करिए, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सभी एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करिए। और भी अगर कोई अपनी किसी के पास कुछ सुझाव है तो उसको भी ले आने दीजिए और एक कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन इशू करिए जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर, जिससे लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिल सके। आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। लोग आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको साल भर के अंदर न्याय दे देगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। लोग हताश हैं, निराश हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, जजों के प्रति भी उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, सरकार के प्रति तो पहले लिख रहे थे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि छोटे छोटे कार्य करने के बजाय एक बार में एक जस्टिस विद इन ईयर की PIL रजिस्टर करें और उसके ऊपर एक डिवीजन बेंच बना के, 3 जजों की बेंच बना के पूरे देश भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, सबसे ओपिनियन लेके, डिस्ट्रिक्ट जज से, हाई कोर्ट के जज से, सबसे ओपिनियन लेके, सारे बार से ओपिनियन लेके एक जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन बनाएं, जिससे लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिल सके।